नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा, भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग उसी विषय को लेकर आगे बढ़ाएंगे कि जो कि चीन के बीच में जो तनातनी माने हुई है भारत और चीन के बीच में, और उसमें GNPC गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, जिसको आप सभी लोग अभी भी भूल या भ्रम या गलती से कांग्रेस कहते चले आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं है। कांग्रेस नहीं है, ये तो एक ऐसा पारिवारिक कुनबा है जिसने उस संगठन को जकड़ रखा है। वो पारिवारिक कुनबा है, मैंने एक फैमिली कोटेरी, क्योंकि कांग्रेस तो तब थी जबकि इसमें महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता लाला लाजपत राय, देशभक्त नेता पंजाब केसरी लाला लाजपत राय व राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस व लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक आज जैसे महान राष्ट्रवादी और देशभक्त नेता इसमें थी, उसको कांग्रेस आप कह सकते हैं। ये तो एक पारिवारिक कुनबा है, फैमिली कोटरी है, इसलिए इसका सर्वथा उचित नाम यही है, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी कॉकस, GNPC। तो GNPC ने क्या किया? सवाल इस बात का नहीं है कि राहुल ने हमारे सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने, जो हमारे माने स्थल सेना अध्यक्ष हैं, उन पर उसने हमला बोला। उससे खतरनाक बात यह है कि उसने एक अफवाह फैलाई कि झील चली गई और लद्दाख चला गया। ये ऐसे नहीं है, ये जानबूझ के क्यों? कि इसके पहले कि ये बात खुले कि वो जो सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू था, अपने देश के साथ क्या गद्दारी किया चीन के मामले में, वो जनता के सामने खुला है। तब तक ये हवा जो है पूरे लोगों के मैंने सामने बिल्कुल यह मानसिक पटल पर छाया रहा है, ताकि यदि वो उसका खुलासा भी हो तो वो इसी तरह से समाप्त हो जाए, उड़ जाए। तो इसके पीछे भी साजिश थी कि पहले से ही यह हवा फैला दो कि झील गई और लद्दाख गया, जबकि ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो पिछले एपिसोड में बताया गया था कि सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू जो है
किस प्रकार जो है तिब्बत दे दिया अपने दुश्मन चीन को, युद्ध के बहाने अक्साई चीन से 44,000 वर्ग मील और दे दिया चीन को, सुरक्षा परिषद की एक अस्थाई सदस्यता थी जिसमें वीटो पावर की व्यवस्था थी, वो भी दे दिया अपने दुश्मन चीन को। 2 आइलैंड्स, दो द्वीप जो भी बंगाल की खाड़ी में थे और बहुत सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, इसने थमा दिया बर्मा को जानबूझ करके, और बर्मा से ले लिया ये चीन ने, और वो जो है द्वीप जो है भारत के लिए सामरिक दृष्टि से वो गले की हड्डी बन गया है। तो इतनी गद्दारियां की चीन के मसले पर। और इसके पहले तो उसने जो चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई, उसको बुलाया, हिंदी चीनी भाई का एक हवा खड़ा किया, ताकि उसी हवा के बीच ही जो है चीन को जो है भारत के साथ विश्वासघात करने का मौका मिले। तो सारी ये गद्दारियाँ जो है वो सर्वाधिक ऐतिहासिक गद्दार नेहरू के द्वारा की गई हैं। तो देश या देश के लोग, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जाने, इसके पहले ये हवा खड़ा कर देना, माने कर देना जो है कर देने की कोशिश थी एनपीसी के द्वारा कि वो हिल चली गई, लद्दाख चला गया। तो इस साजिश को समझने की आवश्यकता है। इससे भी खतरनाक और इस मुल्क के अस्तित्व के लिए खतरनाक ये जो बीजेपी का जो नेतृत्व है, बीजेपी के जितने नेता हैं, ऊपर के नीचे के नहीं, अब बीजेपी के जितने प्रवक्ता हैं, जिस मानसिकता के अधीन ये बात करते हैं, प्रचार करते हैं, जिन बातों पर बल देते हैं, वो मानसिकता बड़ी वो खतरनाक है। वो घुमा करके कुछ भी कहें, उनके लिए जीएनपीसी जो कि इस देश के लिए सर्वाधिक अभिशाप है, वो उनकी नज़रों में, उनके दृष्टिकोण के अनुसार वह इस देश के लिए खतरा और गद्दार नहीं है। जरा इसको समझिए। इसीलिए इसका नमूना अब बताया जा रहा है। जब भी ये संबित पात्रा को आप देखते होंगे या सुधांशु त्रिवेदी को आप देखते होंगे, तो ये कम्युनिस्ट वाले इस देश के लिए कितने गद्दार हैं और छाती तान के गद्दार हैं। कम्युनिस्ट के प्रवक्ताओं और जीएनपीसी के विषय में तो बताया गया है कि जीएनपीसी इस देश की सर्वाधिक गद्दार भी है, अभिशाप भी है, देश के शत्रु है, और उसके सारे नेता झूठ बोलते हैं, अफवाह फैला, सब कुछ है। तो इन दोनों की प्रवक्ता हों, जीएनपीसी का प्रवक्ता और जीएनपीसी के प्रवक्ता तो अब भेष बदल के आते हैं राजनीतिक विश्लेषक। ये चैनल वाले भी देश के दुश्मन हैं, तो उनको बना देते हैं राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। तो राजनीतिक विश्लेषक के रूप में कई बार बताया गया, चेतन सिंह, सुब्रहान सरा, तमाम जितने भी ये सब झूठ बोलने के लिए ही आते हैं। राजीव त्यागी जो है, राजीव त्यागी और वो पवन खेड़ा, तमाम उसमें अगड़म बगड़म तमाम है। उनके आगे जो कम्युनिस्ट इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत खतरनाक है, बहुत ही देशद्रोही गद्दार संगठन है, चीन के फंडिंग पर इस देश को अंदर से कमजोर करने की उसकी साजिश है, उसके प्रवक्ताओं के आगे और जीएनपीसी के विषय में बताया गया कि कितनी बड़ी अभिशाप है, उसके प्रवक्ता के आगे ये संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी जैसे लोग, बीजेपी के लोग भीगी बिल्ली बन जाते हैं। इनकी ताकत कब देखने को मिलती है कि इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से यदि कोई बोलने वाला है, खास करके कोई धर्मगुरु है या मुल्ला है या मौलवी है, तब उस पर ये आक्रमण करने की कोशिश करती है। ये इनकी मानसिकता है। तो उनके इसी मानसिकता से पढ़िए कि किस मानसिकता के तहत ये देश में राजनीति फैला रहे हैं। इनकी नज़रों में जीएनपीसी इस देश की न तो गद्दार है, न तो खतरनाक है।
नेहरू भी इनके नज़र में वो नहीं है, मैंने गद्दार नहीं है। इसीलिए सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, इन शहीदों को आगे लाने में ये भी उतने ही बाधक हैं जितने की जीएनपीसी है। समझ जाइए, यही तो है। और देश का कल्याण तभी संभव है जबकि यह देश राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद आजम भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाक उल्लाह, अमर शहीद खुदीराम बोस, अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई, अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती तमिलनाडु से, अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा कर्नाटक से, अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलियू नागालैंड से, इनकी कुर्बानी शहादत के जज्बे के आधार पर माहौल हो, राजनीतिक माहौल हो, सामाजिक माहौल, तभी देश का कल्याण होना आरंभ हो सकता है, मुमकिन है। और उन्हीं को न लाने के लिए ये पूरी साजिश है बीजेपी वालों की और जीएनपीसी की और कम्युनिस्टों की और सारी पार्टियों की। इस मर्म को समझने की आवश्यकता है। सुभाष चंद्र बोस के महत्व को पूरा देश न जान पाए, ये बीजेपी की पूरी साजिश है, दिखावे के रूप में। हाँ, दिखावा तो करना ही है। मोदी जी ने एक संग्रहालय बना दिया सुभाष चंद्र बोस के नाम से लाल किले के अंदर, लेकिन जब उसमें शामिल होना हुआ तो मैंने सार्वजनिक रूप से तो नहीं कहे, लेकिन ये बात जो उनका छोड़ा हुआ बयान बहादुर है, पुष्पेंद्र कुलशेष कह रहा था, वो यूट्यूब में दिया हुआ है, वो बोला है कि मोदी जी कह रहे थे कि हम सुभाष चंद्र बोस के समारोह में नहीं जाएंगे, लोग हमारा बाल नोच लेंगे। ये देश के लोग जाने कि 3 से 3 खुद का एमपी वाला ये प्रधानमंत्री, 3 से 53 एनडीए का एमपी वाला प्रधानमंत्री, वो ये कह रहा है कि वो 44 या 52-55 वाला एमपी के लोग इसकी बाल नोच लेंगे। कितनी घटिया किस्म की बात बोला है मोदी। हालांकि हमको उनको आदर देना चाहिए और आदर बराबर दिया भी जाता है, लेकिन इस तरह की घटिया हरकतों के लिए बोलिए आप क्या बोलेंगे? देश बड़ा है कि मोदी बड़े हैं? सुभाष चंद्र बोस की प्रतिष्ठा बढ़ी कि मोदी बड़े हैं? बोलिए ना। तो ये मर्म जरा आप समझिए। झूठ और अफवाह हमारे जो छोटे तबके के लोग हैं, कितना उनके दिमाग को ग्रस लेता है, जकड़ लेता है, जो एक नमूना गुरदार है। 1 साल पहले जब दिवाली आती है तो वो जो लड़ी, जो चमकने वाले, फ्लिकर करने वाली लड़ी होती है, वो खरीदने में गया बाजार में। तो एक दुकानदार था, तो वही चीनी सामान बेच रहा था। वो ये कह रहा था कि साहब, बहुत कुछ ही दिनों में चीन जो है देश पर पूरा कब्जा कर लेगा और चीन का ही राज होगा। जरा फिर से सुनिए। वो छोटा सा दुकानदार जो कि चीनी माल बेच रहा था, वो कह रहा था कि साहब, इस देश पर कुछ ही दिन में चीन पूरा कब्जा कर लेगा और चीन का ही साम्राज्य हो गया। बताइए, ये व्यापारी वर्गों के द्वारा इस तरह की अफवाह, और वो भी छोटा दुकानदार कह रहा है। चीन का इतना हुआ, क्या देशभक्ति आएगी? दूसरा सुनिए। एक दर्जी नूर मोहम्मद करके, और
किसी कॉलोनी में वो काम करते हैं, और जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो 2 मिनट उनके पास बैठता हूँ। लेकिन वो शरीफ बहुत है, उनके ख्याल भी बड़े ऊंचे हैं। लेकिन उन जैसे लोग, नूर मोहम्मद जैसे सीधे साधे लोग, जब बात होने लगी सब संविधान की धज्जियां उड़ रही हैं। पढ़ाए होंगे सब, शहीन बाग में क्या है, छीन के लेके आज़ादी। जब कहिए क्या क्या कि संविधान की हम रक्षा कर रहे हैं, जरा देखिए कि किस तरह की अफवाह फैलाई जा रही थी और लोगों को, मासूम दिमागों को शिकार बना जा रहा था। तो नूर मोहम्मद जैसे लोग, शरीफ लोग कह रहे हैं साहब संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने पूछा कि संविधान क्या है, बताइए, संविधान की चिड़िया का नाम है। कहने साहब हमको ये तो नहीं मालूम है, लेकिन हमको ये बताया कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही। यहां तक जो है अफवाह, जहर फैलाने का काम जो है, निश्चित रूप है कि जेएनपीसी के एजेंट, जितने भी असामाजिक, कट्टरवादी, देश विरोधी तबका है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का, वो झूठ फैलाने में, पूरे समाज को शिकार बनाने में बहुत ही शातिर है, बहुत ही शातिर है। और वो हमेशा जेएनपीसी और गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी कागज और वामदलों के शाह पर ही करता है, या उसके शाह पर, या उसकी जो भुजाएं हैं। कौन भुजाएं हैं? पीएफआई, सिमी, असदुद्दीन गिरोह। तो एक नमूना बताया जाए कि किस तरह मासूम, सीधे साधे, सबसे मैंने इस तबके के शरीफ और जेंटिल, जो अपना जिसको कहते हैं कि रेडी पटरी वाला, जो कि सुकून खोज रहा है, बेखौफ का माहौल खोज रहा है, वो कह रहा है कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जब मैंने पूछा संविधान क्या, किस चिड़िया का नाम, सब ये हमको पता नहीं। तो कुछ नमूने आपको बताएं कि एक और जहां हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को अफवाह और झूठ का बहुत बेरहमी से शिकार बनाना और उनको अपने मंसूबों के लिए वो ढाल की तरह इस्तेमाल करना, और झूठ और अफवाह का एक नमूना वो बताया कि जो वो दुकानदार था जो कि चीनी सामान बेच रहा था, लोग उसके दिमाग में भरे होंगे कि चीनी सामान बेचो, चीन तो पूरी सबसे पहले कब्जा करेगा भारत पर और उसका ही राज चलेगा, इसलिए तुम चीनी सामान बेचो। तो इस तरह का ये झूठ और अफवाह कितना नुकसान करता है। और जाने कि जितने भी देश के दुश्मन हैं, जितने भी देश के खतरनाक शत्रु हैं, देश के खतरनाक गद्दार हैं, इस देश के लिए अभिशाप हैं, उनका ये झूठ और अफवाह बहुत ही उपयोगी और बहुत सशक्त हथियार है। इसी का सहारा लेते हैं। और जेएनपीसी का प्रत्येक नेता, राहुल, सोनिया, प्रियंका, उसके जितने भी नेता हैं, उसके जितने भी प्रवक्ता हैं, झूठ ही बोलते हैं या अफवाह फैलाते हैं। सीए पर जब ये सोनिया ने झूठ बोला, सीए की जानकारी उसको है, तो सीए की जानकारी उसको है, लेकिन तब भी हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों की समाज को उसने भड़काया कि घरों में क्यों बैठे हो, घरों में बैठने वाले कायर, सड़कों पे आओ, आंदोलन करो, देश में विप्लव फैलाओ, अहिंसा फैलाओ। ये तो शुक्र मनाइए कि हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का समाज उसकी अफवाहों में नहीं आया। हाँ, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व ने काफ़ी वो हिंसा फैलाई, बात सही है, और जबरदस्त हिंसा फैलाई। उन असामाजिक तत्वों का क्या ये मोदी सरकार ने कुछ नहीं किया? कोई देशभक्त की सरकार होती
2 मिनट में उनको जो है वो कुचल के रख देती। उनको कुचलने की जरूरत है। अदालती प्रक्रिया, अदालत से इस देश को कोई भी राहत नहीं न मिली है, न मिलने वाली है। जहां देश की बात हो, हिंसा की बात हो, कुचलिए उसको, ताकि लोगों की आदत छूट जाए, लोगों को राहत मिले, लोगों को सुकून मिले। वो तो आपने किया नहीं, उल्टे इस जीएनपीसी का, वाम दलों का, और क्या कहने की आम आदमी पार्टी जो इसी का खुद का अवतार है, सबके आरोप, सबके आगे घुटने टेकना, उनको पालना, ये गद्दारी है बीजेपी की। और तो बताया गया कि बीजेपी के नेता, बीजेपी का नेतृत्व किस मानसिकता के तहत वो काम करता है, और ये मानसिकता देश के लिए कितनी खतरनाक है कि जो खतरनाक है इस देश के लिए, जो खतरनाक है इस देश के लिए, जीएनपीसी, वाम दल, नाम तो बताया गया है, जीएनपीसी है, वाम दल है, और इनसे सटने वाले, और इनको ताकत और इनको पुष्ट करने वाले जो क्षेत्रीय छत्रप हैं, या उनकी इस तरह के इनके तंजीमें हैं, संगठन हैं, जैसे सपा, बसपा, मतलब कि अखिलेश मुलायम, बसपा मायावती, टीएमसी ममता बनर्जी, महाराष्ट्र की शिवसेना वो नफरत की ही पार्टी है, वो एनसीपी उसका शरद पवार इसके संबंध है, जितने भी वो अंडरग्राउंड माफिया, स्मगलर्स, हाजी मस्तान से लेकर के हाजी मस्तान, दाऊद इब्राहिम और इकबाल मिर्ची, सबके उसके संबंध है। और ये जो अंडरग्राउंड माफिया है, जो भी हैं, इनका महाराष्ट्र प्रशासन पर बड़ी अच्छा खासा उनका दबदबा है, प्रभाव है कि किस थाने में कौन पुलिस अधिकारी रहेगा, कौन पुलिस कमिश्नर बनेगा, पूरी उनकी दखल होती है माफियाओं की। इस तरह का हाल है, इस तरह का हाल है। तो ऐसी व्यवस्था से आम आदमी की सुरक्षा कैसे हो? नहीं हो सकती। खैर, तो महाराष्ट्र की उद्धव और उनकी शिवसेना, एनसीपी और वो उनके शरद पवार जो कि इतने खतरनाक जो माने गैंग से या तत्वों से जिनकी साठगांठ है, बात जरूर है कि वो इसकी राजनीति चलाते हैं कि वो मराठा प्राइड है, मराठा पावर है। और उसी प्रकार आपके टीडीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली, ये सब के सब। और फिर इसके बाद आपके जो मीडिया में है, सबसे खतरनाक द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर, और कुछ और जो तंजीमें हैं जो कि जीएनपीसी की आर्म है, असदुद्दीन गिरोह, पीएफआई, सिम्मी। पीएफआई का तो आपने देखा होगा कि जब उस दौरान जो माने हिंसा हो रही थी, पीएफआई ने फंड मंगाया और जीएनपीसी को दे दिया, अपने आका को। तो पीएफआई का आका जो है वो जीएनपीसी है। तो और ये मीडिया, सभी मीडिया, एनडीटीवी, न्यूज़ 24, आज तक मतलब जो इंडिया टुडे ग्रुप का आज तक है, वो न्यूज़ नेशन, एबीपी न्यूज़,
इंडिया न्यूज, टीवी 9 भारतवर्ष, सुदर्शन, हिंदू मुस्लिम वो करने वाला। पत्रकारों का भी जो गिरोह है, रवीश कुमार, निधि राजदान, संकेत उपाध्याय, संदीप चौधरी, मानव गुप्ता, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अविसार शर्मा, विनोद दुआ, बरखा दत्त, करण थापर, शेखर गुप्ता, अरफा खानम, राणा अयूब, सागरिका घोष, अजीत अंजुम, राहुल कंवल और सौरभ त्रिवेदी, या सौरभ द्विवेदी है, लैपटॉप चलाता है, वो भी बहुत शातिर किस्म का है, इस समाज और देश का शत्रु। और ये जो छुट भैया किस्म के टैबलेट्स हैं, जो मीडिया वाले हैं, द वायर, कारवां, द प्रिंट, द क्विंट, ये भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की जो मीडिया है। कौन मीडिया? भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया। कौन मीडिया? बीबीसी। यह हमेशा भारत विरोधी ही मीडिया है। और द गार्जियन, ये दोनों लंदन से निकलते हैं। फिर द टाइम्स, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द वॉल स्ट्रीट जर्नल, वाशिंगटन पोस्ट, ये सब भारत विरोधी अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी ताकतों की मीडिया है, जो कि इन्हीं से मिलकर के, ये जो बताया गया है, वायर, द प्रिंट, द क्विंट, कारवां से मिलकर के भारत को झूठी कहानियों के आधार पर, आधारहीन कहानियों को गढ़ करके भारत को बदनाम करना, भारत के विकास को रोकना, भारत को जो है और भारत की संस्थाओं को, भारत की संस्कृति को डिमोरलाइज करना और भारत को अस्थिर करने की साजिश करते हैं। तो ये है। तो इनकी नज़रों में, बीजेपी की नज़रों में ये दुश्मन नहीं है। ये दुश्मन इनको मानते, देश का दुश्मन मानते, तो इनकी इलाज की भी बात करते, इनकी चर्चा भी करते। इस प्रकार बीजेपी का जो रवैया है, भले वो अपने राष्ट्रवाद का तमगा लगाती हो, लेकिन वो भी देश विरोधी है और देश के प्रति गद्दारी ही कही जाएगी। और इस जले पर जो है, जो जिसे मुल्क इन बीजेपी और मोदी जी की कारगुजारियों से देश जल रहा है। देखिए, मोदी जी बाहर तो कुछ कर रहे हैं, चीन को भी टक्कर दे रहे हैं और अमेरिका भी लोहा मानता है, रूस के साथ दोस्ती है। चीन जो घेर रहा था उसके एक प्रभावकारी रणनीति उन्होंने अपनाई है। जापान को मिला करके, वियतनाम को मिला करके, दक्षिणी कोरिया को मिला करके, और जो है वो फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, मालदीव, ये रणनीति उनकी सही है। चीन को भी माकूल जवाब मिल रहा है, सब सही है। लेकिन देश के अंदर जो है उनकी कारगुजारी, इन देश के इस तरह के देश के दुश्मनों को दुश्मन नहीं मानना और उनको पालना, यह भी किसी से राष्ट्रद्रोह से कम नहीं है, देश की गद्दारी से कम नहीं है। कुछ जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं जेएनपीसी की ओर से और बीजेपी की ओर से, अब तक यानी दो ही मुख रहे हैं।
सिर्फ एक ही एजेंडा कि इनको रोकना है। भारतीयता की बात जो कही जा रही है, पूरे अवाम में एकता की बात कही जा रही है और पूरे देश के लोगों को एक मंच है भारतीयता के आधार पर एक साथ लाने की बात की जा रही है, ये उनको रास नहीं आ रहा है, ये उनको अच्छा नहीं लग रहा है। और काफी संभव कि जो इनके निहितार्थ हैं, निस्वार्थ हैं, उसको नुकसान पहुंचने वाला है, यह अंदेशा उनके दिमाग में बैठ रहा है। इसीलिए मुल्क की भलाई उनके दिमाग में नहीं है, देश की भलाई उनके दिमाग में नहीं है, देश की एकता के लिए उनके दिमाग में कोई महत्व नहीं है, भारतीय एकता के लिए महत्व नहीं है, भारतीयता के लिए कोई महत्व नहीं है, और देश कैसे सुरक्षित हो इसका भी कोई महत्व नहीं है। वो तमगा कुछ भी लगाएं राष्ट्रवाद का, लेकिन सारे उनकी कारगुजारियां, सारे कारनामे राष्ट्रवाद के खिलाफ ही हैं। यह तो और कुछ तो अच्छा, और ये एक बात और, ये सामने नहीं आ रहे हैं। सामने आने का, भारतीयता के विचारों का सामना करने के लिए इनमें नैतिक साहस नहीं है कि आखिर भारतीय एकता का जो इतना जरूरी विचार है, इसका विरोध करने के लिए या इसको रोकने के लिए इनके पास नैतिक साहस नहीं। इसके बड़े से बड़े नेता बिलों में छुपे हुए हैं। और भारतीय जनता दल मानता है कि भारतीय एकता का विचार इस देश के लिए सबसे सशक्त विचार है, सबसे सशक्त ख्याल है। इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। उसका नमूना यह है कि जितनी भी देश विरोधी ताकतें हैं, इस भारतीय एकता के खिलाफ लामबंद हो रही हैं। तो इस भारतीय एकता के विचार का सामना करने के लिए ये बीजेपी के, जेएनपीसी के, वाम दलों के, आम आदमी पार्टी के इत्यादि लोगों के नैतिक साहस नहीं है कि इस भारतीय एकता के विचार का वो सामना कर सकें। इसलिए वो छुट भइयों से वो धमकी दिलवा रहे हैं। तो जरा अंदाज करिए कि हमारे यदि आदरणीय भारतीय भाई बहनों में, हमारे पूरे देश के अवाम में भारतीय एकता का संचार हो जाएगा और भारतीयता के अनुसार जो है आचरण करने लगेंगे, तो इनकी क्या दशा होगी, कल्पना करिए। और हद तो तब हो गई कि एक कोई जेएनपीसी का नेता था जिला स्तर का, वो ये कह रहा है कि वो जो कहने वाला था, कह रहा मैं भी ठाकुर हूं और हमको भी ठाकुर हूं की निगाह से। हमको बड़ा आश्चर्य ये हुआ कि पूरी इसकी मुहिम, अब पूरे यूट्यूब के द्वारा जो संदेश दिया गया है सिर्फ भारतीयता का, जिसमें ठाकुर शब्द कहीं ठहरता नहीं है, क्षत्रिय शब्द कहीं ठहरता नहीं है, हिंदू या हिंदू शब्द कहीं ठहरता नहीं है, मुस्लिम शब्द कहीं ठहरता नहीं है, सिख कहीं सब ठहरता नहीं है। लेकिन वो जो जहर है ठाकुर होने का, ब्राह्मण होने का, ऐसे ऐसे लोग विरोध करने के लिए आ रहे हैं। उनकी नैतिकता जरा देखिए। तो भारतीय जनता दल एक ही बात कहना चाहता है कि भारत राष्ट्र को मजबूत करना है, भारत राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, तो भारतीयता के विचार को उतना ही महत्व देकर उसको मजबूत करना होगा। तो ये एपिसोड लंबा न होने पाए, इसलिए इसे आवश्यक परिचर्चा और समीक्षा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।